नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 2 के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए मेजर माइनर किसी भी टाइप का आपका सिलेबस है तो आपको यही पढ़ना होता है। बीए के फोर्थ सेमेस्टर में दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, खास करके 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन के बारे में देखा था, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको वो बताया था। और उसके बाद में कल वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में, दूसरी क्लास कह सकते हैं, उसमें हम लोगों ने क्लास नंबर 1 देखा था, यूनिट नंबर 1 की, यानी कि पहले चैप्टर के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किसके बारे में किया था, जिसमें हम लोगों ने खास करके दक्षिण भारत के इतिहास जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्यों के रूप में जाना था, जिसमें साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य और महाकाव्य से जो जानकारी थोड़ी बहुत मिली उसके बारे में, और संगम साहित्य खास करके तमिल साहित्य और कन्नड़ साहित्य से जो जानकारी मिली या पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पुरातात्विक साहित्य मतलब कि साक्ष्यों के बारे में, जिसमें अभिलेख और सिक्कों की भूमिका के बारे में देखेंगे कि अभिलेखों से दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में और सिक्कों से क्या जानकारी मिली है। ठीक है, तो इकाई नंबर 1 की ये दूसरी क्लास है, उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाते हुए हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, स्वागत है आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाता है और ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 से आप मान करके चलो कि आपका 20 से 25 नंबर की चीज़ें तैयार हो रही हैं। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें चाहे लिखित की बात करें। दूसरा चैप्टर आपका है पुरातात्विक साक्ष्य, दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया, या आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 182 जो है 1300 AD तक, यानी कि 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में 100 ईस्वी से लेकर के। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अभिलेख, हेडिंग डालेंगे अभिलेख, और दूसरा क्या होगा आपका सिक्कों से। ठीक है, तो अभिलेख में कई अभिलेख होते हैं और सिक्का जो होता है उससे। अभिलेख जैसे कि कुछ लिखा होता है कहीं पर, ठीक है, उस समय की भाषा में, उस समय के राजा महाराजाओं के द्वारा खुदवाया जाता है, पत्थरों पर हो गया, ताम्र अभिलेख हो गया, जो है पाषाण अभिलेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, शिलालेख हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के लेख होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं लेखों से क्या जानकारी मिली है उसके बारे में पढ़ना है। फिर सिक्कों से क्या जानकारी, उसी को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। पुरातत्व वर्ग की ऐतिहासिक सामग्री में अभिलेखों का असाधारण महत्व है, यानी इसी पर टिका हुआ है पूरा का पूरा पुरातात्विक साक्ष्य। कुछ राजवंशों के इतिहास की जानकारी के लिए केवल अभिलेखीय प्रमाण ही पर्याप्त हैं, यानी अभिलेखों से ही जो जानकारी मिली है वो उस इतिहास के बारे में जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है या पर्याप्त है। कुछ राजवंशों के इतिहास अभिलेखों से सीधे सीधे हमको मिल जाता है। दक्षिण भारत के इतिहास के लिए प्राप्त अभिलेखों के 3 वर्ग निर्धारित किए जा सकते हैं। 3 वर्गों में आप इसको बांट सकते हैं। पहला वर्ग होता है शिलालेख, शिलाओं पर जो लेख है वो भी अभिलेख होता है। दूसरा होता है ताम्र अभिलेख या ताम्रपत्र, यानी तांबे के पत्र, तांबे की धातु का पत्र बनता था उस पर लिखे हुए तमाम प्रकार के लेख हैं, वो भी अभिलेख होता है। और तीसरा होता है मुद्रा लेख, यानी मुद्राओं पर भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं तो वो होता है मुद्रा लेख। तो शिलालेख, ताम्रपत्र लेख और मुद्रा लेख, ये 3 वर्ग हो सकते हैं अभिलेख के। अभिलेखों को 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। कौन कौन से, तो अभिलेखों के 3 कैटेगरी हो सकती है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अभिलेख, हेडिंग डालेंगे अभिलेख, उसमें आप कर सकते हैं, इसको 3 वर्ग में बांट सकते हैं। पहला शिलालेख, दूसरा ताम्रपत्र लेख, तीसरा मुद्रा लेख। ठीक है, प्राचीनता की दृष्टि से अगर देखें तो शिलालेखों का विशेष महत्व, यानी शिलालेख सबसे प्राचीन माने जाते हैं। प्राचीन तथा प्रारंभिक शिलालेखों की लिपि जो है वो कैसी है, ब्राह्मी लिपि है। ये लिपि माने होता है लिखने की कला, या लिखा कैसे जाता है। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो एक प्रकार से संस्कृत की पहले की लिपि या संस्कृत लिपि के पहले की लिपि आप मान सकते हो। ठीक है, किंतु 6वीं शताब्दी से ब्राह्मी के विकसित रूप ग्रंथ लिपि के अतिरिक्त स्थानीय लिपि, खास करके उस समय की जो स्थानीय लिपि थी वो थी जो है वट्टे लुट्टू, इसका प्रयोग होने लगा। ब्राह्मी से ही विकसित लिपि है ये, जो क्षेत्रीय लिपि मानी जाती है। भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा जो रही वो संस्कृत रही है, और फिर बाद के जो लेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। सबसे प्राचीन भाषा की अगर बात की, सबसे प्राचीन भाषा आपकी है संस्कृत। ठीक है,
कौन सी भाषा भैया? संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई? पाली भाषा आई। ठीक है, पाली के बाद में कौन सी आई? प्राकृत आई। प्राकृत के बाद में कौन सी आई? अपभ्रंश आई। ठीक है, अपभ्रंश के बाद में कौन सी बनी? हिंदी बन गई। तो इसी तरीके से हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी चूँकि दक्षिण भारत में भाषा बोली नहीं जाती है, लेकिन संस्कृत भाषा जो है दक्षिण उत्तर की जो है बराबर भाषा है। पाली प्राकृत भी दक्षिण भारत में जानकारी के लिए जानी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु, तमिल भाषा भी आप मानकर चलो कि संस्कृत के लगभग की भाषा है। ठीक है, जिससे जानकारी मिलती है। तो प्रारंभिक शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है और उसके बाद में जो है वट्टे लुट्टू लिपि का प्रयोग होने लगा। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अभिलेख मिले हैं। सातवाहन राजवंश के बारे में आप जानते होंगे, दक्षिण भारत का राजवंश है। इससे संबंधित लेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, यानी कि सातवाहन वंश के बारे में जो भी अभिलेख मिले हैं या लेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। 6ठी शताब्दी के बाद अभिलेखों की भाषा के रूप में संस्कृत अथवा प्राकृत का पारंपरिक और अलंकारिक महत्व तो बना रहा, किंतु मुख्य अभिलेखांश को लिखने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग होने लगा। स्थानीय भाषा जैसे कि 6ठी शताब्दी के बाद में आप देखते तमिल भाषाओं में लेख लिखे जाने लगे, अभिलेख तेलुगु भाषा में, कन्नड़ में, और बाद के मतलब कि जो और समय बीता गया उसके बाद में मलयालम यानी कि जो केरला की भाषा है उसमें भी एक प्रकार से लगातार प्रयोग बढ़ने लगता है। उत्तरोत्तर माने होता है बाद में। ठीक है, तो पहले संस्कृत भाषा में लेख मिले, फिर प्राकृत भाषा में लेख मिलने शुरू हुए। उसके बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में खासकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सभी में भी लेख वगैरह मिलने लगते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। 7वीं शताब्दी आती है समय। 7वीं शती से पल्लव अभिलेखों का विशिष्ट स्वरूप रहा है। ठीक है, ये अभिलेख प्रायः दान परक हैं, किंतु वंश वृक्ष संयुक्त होने के नाते परवर्ती पल्लवों के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में पल्लव अभिलेखों का योगदान रहा है। अभिलेख प्रायः गद्य मतलब कि गद्यात्मक है, यानी गद्य भाषा मतलब कि गद्य जो और पद्य ये दो माध्यम होते हैं विचार को आगे बढ़ाने के। तो ये गद्यात्मक शैली में लिखे हैं, जिनका प्रारंभ संस्कृत में और मुख्य अंश तमिल में, यानी कि इसका जो शुरुआत होती थी इन ग्रंथों की वो संस्कृत में मंगलाचरण वगैरह संस्कृत में शुरुआत होती थी और बाकी मुख्य अंश इसके तमिल में लिखे जाते थे। सभी अभिलेखों पर राज्याभिषेक अथवा राजत्व तिथि यानी राजा के जो अभिलेख हैं, जो भी राज्याभिषेक किस डेट को हुआ है, राजा किस डेट को गद्दी पर बैठा है, वो एक प्रकार से उसकी डेट मेंशन कर दी जाती थी, जिससे पल्लव इतिहास की तिथि परंपरा का निर्धारण बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध शिलालेखों में जिनका वंशावली वर्णन प्रमाणिक है, जैसे राज सिंह का वायलूर स्तंभलेख जो है बड़ा प्रमाणिक माना जाता है, और पनमलय अभिलेख, ये दो अभिलेख जो हैं राज सिंह के अभिलेख हैं। वायलूर स्तंभलेख और पनमलय अभिलेख ये महत्वपूर्ण है। इनसे जो है वंशावली का भी वर्णन मिलता है कि इनके वंश में कौन से राजा के बाद में कौन से राजा आए, इन सभी का वर्णन बढ़िया मिलता है। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम का गुफा मंदिर लेख पद्यमय है, यानी कि ये पद्य में लिखा गया है, गायन शैली में लिखा हुआ है महेंद्र वर्मन प्रथम का गुफा मंदिर लेख। ठीक है, कुछ अन्य गुफा मंदिर लेख, गुफा मंदिर मतलब कि मंदिर में गुफाएं बना करके या गुफाओं में एक प्रकार से लिखा शैलों पर या जो है पत्थरों पर लिखावट थी, तो उससे तमाम जानकारी मिली है। तो कुछ अन्य गुफा मंदिर लेखों में शिलालेखों में जो है पल्लवरम खास करके, इसके अलावा त्रिचनापल्ली, ठीक है, इसके अलावा जो है मडगापट्टू विशेष रूप से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो कि गुफा मंदिर लेख हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पल्लवरम, त्रिचनापल्ली और गडगापट्टू ये विशेष रूप से गुफा मंदिर शिलालेख हैं, जिससे महेंद्र वर्मन प्रथम के इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। पल्लवों के राजत्व के कुछ ताम्रपत्र भी मिलते हैं, यानी कि तांबे के पत्र पर जो लिखावट है वो भी पल्लवों के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। उनका भी ऐतिहासिक महत्व शिलालेखों की ही तरह होता है। जैसे कि तांबे के पत्र पर जो लिखा होता है वो जैसे शिलालेख प्रमाणिक होते हैं, वैसे ही तांबे पर लिखे गए अभिलेख भी प्रमाणिक माने जाते हैं। तिथि का स्पष्ट निर्देश ना होने के कारण से तांबे के पत्रों पर किसी अज्ञात तिथि का उपयोग होने के कारण से इन ताम्रपत्रों का काल निर्णय विद्वानों ने प्रायः लिपि विज्ञान यानी कि पोलियोग्राफी के ही आधार पर किया है।
जो प्रायः ठीक ही है बेसिकली माने तो, कि लिपि का विकास कब हुआ, तो जिस लिपि में लिखा है उस लिपि का विकास जब हुआ उसी के बीच का समय मान लिया जाता है कि उस समय का ये लेख रहा होगा। चूँकि अलग अलग लिपियों में अभिलेख मिले हैं, चाहे ताम्रलेख हो चाहे वो स्तंभ लेख हो, ठीक है। इस तरीके से इतिहास के बारे में जानकारी के लिए स्तंभ लेख, ठीक है, शिलालेख और आपके जो मुद्रा लेख हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं। पल्लवों के इतिहास के लिए अभिलेखीय सामग्री का अध्ययन अनिवार्य है। अगर आप अभिलेखीय सामग्री को नहीं पढ़ेंगे तो पल्लवों के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप छोड़ देंगे। क्लियर। पल्लवों की उद्भव संबंधी परिस्थिति का ज्ञान करने में हमें रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, पुलमावी के नासिक अभिलेख तथा मियाड डोनी अभिलेखों का उपादेय समझा गया है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से भाई, ठीक है। रुद्रदामन नाम के शासक हैं, उनका जो गिरनार अभिलेख है ये दक्षिण भारत के इतिहास के एक जीता जागता अभिलेख है उदाहरण के रूप में। इसके अलावा पुलमावी का नासिक अभिलेख हो गया और मियाड डोनी अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जिससे हमको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किंतु पल्लव राजवंश की आरंभिक वंशावली और वृत्तांत के लिए स्वयं पल्लवों के प्राकृत अभिलेख उपादेय हैं। यानी कि प्राकृत भाषा में जो पल्लवों के अभिलेख मिले हैं वो पल्लव वंश राजवंश के बारे में ठीक ठाक जानकारी देते हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे गए अभिलेख हैं, जिनमें खास करके जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं वो शिव स्कंद बर्मन के समय का जो रचना है जो मैडा बोल्ड और हिरहडगल्ली दानपत्र तथा जो है विजय स्कंद वर्मन। तो विजय स्कंद बर्मन जो है विजय स्कंद बर्मन हो गया, ठीक है। हिरहडगल्ली दानपात्र और मैडा बोल्ड ये जो है शिव स्कंद बर्मन के समय के अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो इन सभी के इसके अलावा विजय स्कंद बर्मन के समय का चारुदेवी का ब्रिटिश म्यूजियम दानपत्र प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। विजय स्कंद बर्मन द्वितीय का ओम गाडू दानपत्र जो संस्कृत भाषा में है आरंभिक पल्लवों के इतिहास के लिए बहुत बढ़िया जानकारी देने का एक ग्रंथ मतलब कि एक लेख माना जाता है। इसी संदर्भ में पल्लव संस्कृत अभिलेखों में भी सिंह बर्मन का पीकिर दानपत्र जो है ये संस्कृत भाषा में है और पल्लवों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और मंगलूर दानपत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा यू महाराज विष्णु गोप वर्मन का जो उरुपल्ली दानपत्र है उससे भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा सिंह बर्मन द्वितीय का ओम गोडू दानपत्र हो गया, किसका, सिंह बर्मन द्वितीय का ओम गोडू दानपत्र, इससे भी जानकारी मिलती है। विजय विष्णु बर्मन का चूरा दानपत्र हो गया, इससे भी पल्लवों के बारे में जानकारी मिलती है। कुमार विष्णु द्वितीय का चेंदलूर दानपत्र हो गया, इससे भी ठीक ठाक जानकारी मिलती है। तो ये सब विशेष रूप से उल्लेखनीय जिससे हमको दक्षिण भारत के इतिहास खास करके पल्लवों के इतिहास, तिथि क्रम और तमाम प्रकार की ऐसी जानकारी मिलती है जो हमको नहीं पता होती, जिनसे मुख्य पल्लव राजवंश के अतिरिक्त उनकी शाखा वंशों यानी कि जो पल्लवों की शाखा रही है, विशेष करके तमाम प्रकार के पल्लव की शाखा रही है, तो उन पल्लवों के बारे में जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। अलग अलग पल्लवों के बारे में जो उनकी वंशावली रही है वो ज्ञात होती है। काकुस्थ बर्मन का जो तालगुंड लेख है उससे भी पल्लव राजवंश के संबंध में प्रासंगिक जानकारी यानी ठीक ठाक जानकारी मिलती है जो इम्पोर्टेंट भी है। तो इस तरीके से काकुस्थ बर्मन का जो तालगुंड लेख है ये भी इम्पोर्टेंट है पल्लवों के इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। तो महान पल्लवों की परंपरा के राजाओं के संबंध में बड़ी ही प्रामाणिक सामग्री उनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो पल्लव राजवंश को अगर जानना तो बेसिकली आपको अभिलेखों का सहारा लेना पड़ेगा। ये लेख संस्कृत में है और कुछ इतने विशद हैं यानी बड़े हैं कि पूरे पल्लव इतिहास को समयक रूप से यानी कि एक समयक रूप में मतलब प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। यानी कि एक बड़े स्तर पर एक विस्तार से पल्लव राजवंश के बारे में बढ़िया जानकारी देने के लिए इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं। ऐसे कुछ अभिलेख मिले हैं। पल्लवों के अधीन अथवा अर्ध स्वाधीन सामंत नृपों यानी कि ऐसे राजा जो कि पल्लवों के अधीन या आधे अधीन रहते थे उनके बारे में भी वर्णन है, जैसे कि पश्चिमी गंग राजाओं जो कि पल्लवों के अधीनस्थ थे। पश्चिमी चालुक्य हो गया, पांड्य, मुत्तरैयर, ठीक है, मुत्तरैयर। इसके अलावा बाण वंश हो गया, ठीक है। इन सभी के राजाओं, नृप माने होता राजाओं, तो इन सभी के नृपों के अभिलेख भी पल्लव इतिहास रचना के लिए उपादेय हैं। यानी पल्लवों के जो ग्रंथ मिले हैं, अभिलेख मिले हैं,
वही इन सभी के बारे में, पश्चिमी गंग राजाओं के बारे में, पश्चिमी चालुक्यों के बारे में, पांड्य राजवंश के बारे में, मुत्तरय्यर वंश के बारे में और बाण वंश के राजाओं के बारे में जानकारी देने में अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा पल्लव डायनेस्टी के इतिहास, जो जिसमें खास करके अभिलेखों का महत्व रहा। इसके बाद में पांड्य राजवंशों की अगर बात की जाए तो पांड्य वंश की बात करें तो पांड्य वंश के अभिलेख भी पल्लव अभिलेखों की तरह संस्कृत और तमिल भाषा में पाए जाते हैं। इसमें प्रयुक्त लिपि जो है, लिपि ग्रंथ संस्कृत अंश के लिए और संस्कृत अंश के लिए जो है ब्राह्मी लिपि, और जो है वट्टुलिपि लिपि जो है तमिल अथवा अन्य स्थानीय भाषाओं के लिए जो है वट्टेलुट्टू नाम की स्थानीय लिपि का प्रयोग किया गया है। पांड्यों का प्रारंभिक इतिहास बताने वाले अभिलेख बहुत ही कम हैं, यानी पांड्यों के बारे में इतिहास में जो अभिलेख हैं वो कम मिले हैं, जबकि पल्लवों के बारे में जानकारी देने के इतिहास में जो अभिलेख मिले हैं बहुत ज़्यादा मिले हैं। किंतु 1000 ईस्वी से पांड्य अभिलेखों की संख्या में वृद्धि हुई है और 1000 ईस्वी से आलोच्य काल तक के पांड्य इतिहास के लिए 1 सहस्त्र से भी अधिक अभिलेख उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों में विशिष्ट महत्व रखने वाले अभिलेखों में जो है तिरुचिरापल्ली का अभिलेख हो गया और अम्बा समुद्रम के अभिलेख बड़े फेमस हैं। जटिल बर्मन का मद्रास संग्रहालय का लेख जो है ये पांड्य राजवंशों के बारे में बढ़िया जानकारी देता है। इसके अलावा लिख लीजिएगा सभी पॉइंट, बेलबी कुड़ी और सिन्ना मन्नूर के दानपत्र जो हैं ये भी, इसमें भी जो लेख लिखे हैं ये भी पांड्य राजवंशों के बारे में जानकारी देते हैं ठीक ठाक। इनमें अंतिम 2 इतने महत्वपूर्ण हैं, खास करके सिन्ना मन्नूर का दानपत्र और बेलगुड़ी का, कि इन्हीं 2 अभिलेखों के आधार पर पांड्य इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है कि पांड्य राजवंशों में कौन कौन से राजा हुए हैं और कहाँ कहाँ पर शासन किया है। मदुरा के पास से प्राप्त अन्नामलाई अभिलेख 8वीं शताब्दी में मिला, मतलब 8वीं शताब्दी का अभिलेख है। एवर मल्लय 9वीं शताब्दी का अभिलेख है। इस अभिलेख में भी पांड्य इतिहास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस इतिहास में इन विशिष्ट अभिलेखों के अतिरिक्त द्वितीय साम्राज्यकालीन पांड्य इतिहास के लिए जटाकुलशेखर का तिरुपुरम्बियम दानपत्र बड़ा फेमस है। इसके अलावा मार बर्मन का सुंदर पांड्य का तिरुनबेली दानपत्र, सुंदर पांड्य का रंगनाथ अभिलेख, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पांड्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी देने के लिए जो है प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। विजयालय पूर्व के चोल इतिहास के लिए अभिलेखीय प्रमाण सहायक नहीं है, किंतु विजयालय के बाद का इतिहास अभिलेखों से स्पष्ट होता है। विजयालय जो पूर्व के चोल इतिहास के राजा माने जाते हैं उनके बारे में अभिलेखीय प्रमाण नहीं है, किंतु विजयालय के बाद में जो राजा हुए हैं उनके बारे में अभिलेखों में जानकारी मिली है। सैकड़ों शिलालेख और कुछ ताम्रपत्र अभिलेख जो मिले हैं वो जानकारी देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और चोलों के बारे में समझ लेते हैं कि चोल राजवंशों के बारे में क्या समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो सैकड़ों शिलालेख और कुछ ताम्रपत्र लेख जो है चोल इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, खास करके राजराज प्रथम, आप सभी को पता होगा चोला, ये एक मूवी आई है, अभी 2 मूवी आई है बेसिकली, जो है सेल्विन करके कुछ है, पेनियन सेल्विन या ऐसे करके कुछ है। PS1 और PS2 2 मूवी हैं, इतिहास पर ही हैं, दक्षिण भारत के इतिहास की बड़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आपको ये दोनों मूवी मिलती है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। कौन कौन सी? PS फर्स्ट और इसका दूसरा पार्ट है जो अभी आया है PS सेकंड, मतलब दोनों आ चुके हैं कई, मतलब कि मैं तो दोनों देखा हूँ। तो ये दोनों जो है चोल वगैरह डायनेस्टी के बारे, चोल, पांड्य, चेर, इन सभी के इतिहास के बारे में बढ़िया जानकारी देते हैं। तो आप ये दोनों मूवी देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत ही धाकड़ मूवी है। वैसे समझ में कम आएगी लेकिन आप अगर पढ़ करके देखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो दोनों मूवी देख लीजिएगा। ठीक है, राजराज प्रथम ने अभिलेखों के द्वारा न केवल अपने पूर्ववर्ती इतिहास को संकलित करने का प्रथा चलाई, अपितु समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक उपलब्धियों को अभिलेखों में उत्तरोत्तर यानी कि लगातार जोड़ते रहने की परंपरा भी प्रचलित करी। जैसे कि जब तक हम हैं अपने हिसाब से उसको लिखवाते रहेंगे, जब कोई दूसरा आएगा तो वो भी लिखवाता चला जाए, ऐसा उन्होंने शुरू किया। राजराज प्रथम ने, बहुत ही फेमस शासक हुए हैं ये, और इस मूवी में राजराज प्रथम के बारे में बताया गया है। तो अभिलेखों में उत्तरोत्तर जोड़ते रहने की भी परंपरा प्रचलित की थी।
उस पद्धति का अनुसरण उसके उत्तराधिकारियों ने भी किया। यद्यपि परवर्ती चोल नरेशों के काल में अभिलेख तथ्यात्मक कम रह गए, यानी तथ्य कम उसमें रह गया। सब अभी लोग अपनी अपनी बड़ाई करने लिखने शुरू कर दिए। विरुदात्मक अधिक मिलते, मतलब कि विरुदात्मक मतलब कि बढ़ा चढ़ा करके, उपाधि खूब बढ़ा चढ़ा करके लिखते थे। शुद्ध ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों में राजेंद्र तृतीय के तिरुबेंदीपुरम का अभिलेख बड़ा फेमस है, जो कि ऐतिहासिक जानकारी देता है। और भी शुद्ध ऐतिहासिक जानकारी के लिए यही अभिलेख आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी अभिलेख जो है वो केवल बढ़ा चढ़ा करके भी लिखे गए हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिसमें ना केवल चोल वंश के उत्कर्ष की कहानी है तिरुबेंदीपुरम में, अपितु वंश पराभव का भी वर्णन दिया गया है। शुद्ध तथ्यात्मक विधि से किया गया है, यानी कि एक के बाद एक पूरा वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। इस अभिलेख में जो है होयसलों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी है, जिनकी सहायता से चोल वंश का उद्धार संभव हुआ था। इस तरीके से चोल वंश के बारे में विधिवत जानकारी देने वाला कोई ग्रंथ अगर है तो वह है तिरुबेंदीपुरम का अभिलेख। राजेंद्र तृतीय के द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था। चोल अभिलेखों में एकाधिक लिपियों का, यानी एक से अधिक लिपियों का प्रयोग किया गया है, किंतु ग्रंथ और वट्टे-लुट्टू चोलों के अभिलेखों की प्रधान लिपियां बेसिकली कौन सी रही हैं? वट्टू-लुट्टी लिपि रही है। भाषा की दृष्टि से अनेक प्रयोग चोल शासन और दानपत्रों में देखने को मिलते हैं। कई भाषाओं में चोल साम्राज्य जो था वो बड़ा साम्राज्य था, तो इसके जो ग्रंथ हैं वो इसके जो अभिलेख हैं वो कई भाषाओं में मिलेंगे, संस्कृत में भी, तमिल में भी, ठीक है, तेलुगु में और कन्नड़। इन सभी जो है अभिलेखों में चोल भाषा में, मतलब कि चोल राजवंश की ये 4 भाषाएं थी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत, ठीक है। चोलों के अभिलेख चोल इतिहास और संस्कृति के लिए न केवल संख्या में अधिक हैं, अपितु गुणात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यानी कि क्वालिटी में भी इम्पोर्टेंट है। इससे केवल राजनीतिक इतिहास पर ही नहीं, अपितु उसमें विविध प्रकार की सांस्कृतिक तथा प्रशासन, चिकित्सा, संगीत, इन सभी की सामग्री भी मिलती है। अधिकांश छोटे लेख भूमि व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देते हैं। मंदिर के प्रबंध कैसे होते थे ये सभी बताते हैं अभिलेखों में। मंदिर की भित्तियों पर जो लिखे लेख हैं वो धर्म के साथ साथ वंशावलियों के निर्धारण और राजनीतिक इतिहास की रचना के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो मंदिर के भित्तियों पर लिखे गए लेख हैं धर्म के बारे में तो बताते हैं, लेकिन राजाओं के इतिहास के बारे में बताते हैं। कुछ विशिष्ट चोल अभिलेखों का परिचय प्राप्त करना यहाँ आवश्यक है। विजयालय घराने के प्रथम नृप हुए हैं प्रथम राजा आदित्य। उनके इतिहास के लिए तिरुकल्लकुकरम नाम का जो अभिलेख है वो मिलता है। तक्कोलम और तिलोत्तमम ये अभिलेख जो हैं वो विजयालय घराने के पहले राजा के बारे में बताते हैं। इसके उत्तराधिकारी परांतक प्रथम का इतिहास तोंडैमान अभिलेख में, तिरुवैरुर अभिलेख में, किलमुत्तूगर, उत्तर मल्लूर, इन सभी अभिलेखों में खास करके परांतक प्रथम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि चोल डायनेस्टी का ही था। सुंदर चोला से संबंधित जो अभिलेख है खास करके वो अनबिल का दानपत्र लेख है उसमें मिलता है। राजराज प्रथम का इतिहास उसके तथा उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल के अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः ऐसे लेख जिनमें राजराज प्रथम के तंजौर अभिलेख, मेलपाड़ी अभिलेख, बृहद लाइडेन दानपत्र, राजराज प्रथम के खास करके तिरुवलांगडू दानपत्र और वीर राजेंद्र का कन्याकुमारी अभिलेख, इसमें बड़ी जानकारी मिलती है। जो चोल इतिहास मेरू की जगती मानी जाती है। चोल ग्राम शासन यानी सभा का वृत्तांत उत्तर मल्लूर दानपत्र से प्राप्त होता है। राजेंद्र चोल के बाद राज वृत्तांत के लिए इतने अभिलेख सुलभ हैं कि उनका उल्लेख भी यहाँ संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख मिल जाएंगे। तो चोल, पांड्य और पल्लव जो इतिहास है ये खास करके अभिलेखों से भरा पड़ा है। चोलों का राजनीतिक संपर्क अपने समय के प्राय सभी समकालीन राजवंशों से रहा था, संधि विग्रह के रूप में भी हुआ है। उनके अभिलेख भी चोलों के सामंतों यथा जैसे बाण राजवंश खत्म हो गया, बैडूम में नोलंब, तमाम प्रकार के जो राजा या वंश हुए हैं इन सभी के बारे में भी जो राजा मतलब कि जो अभिलेख मिले हैं उनसे जानकारी मिलती है, ठीक है। चोलों के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण अंश उद्घाटित होता है। तो कुल मिलाकर के ये सब अभिलेखों के माध्यम से हमको चोल, पांड्य और जो उनसे संबंधित
राज महाराज पांड्य, चोल और जो है पल्लव, इन सभी राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। अब सिक्कों की अगर बात करें तो तमाम प्रकार के सिक्कों से भी हमको जानकारी मिलती है। सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी मिलती है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सिक्कों से अगर बात करें बेटा, देखिए सिक्के की अगर बात की तो सिक्कों की धातुएं, विविधता, डिजाइनें, उनके प्राप्ति स्थान और उन पर उत्कीर्ण लेख, सिक्कों पर लिखा रहता था, सन वगैरह भी लिखा रहता है कभी कभी। सिक्कों पर राजा रानी की फ़ोटो भी छपती है। सिक्कों पर एक प्रकार से जो है तमाम प्रकार की धातुओं, मतलब उस पर डिजाइन वगैरह बना होता है, तो उससे भी हम पता लगा लेते हैं। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करते हैं सिक्के। अधिक मूल्यवान तथा शुद्ध धातुओं के सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन आर्थिक समृद्धि का परिचायक होता है। यानी कि अगर शुद्ध धातु का सिक्का है, मान लीजिए कि बढ़िया अर्थव्यवस्था रही होगी उस देश की या उस समय के राज्य की। किसी राजा के सिक्कों के प्राप्ति स्थान यद्यपि निसंदिग्ध रूप से उन स्थानों का उनके व उसके राज्य में शामिल होना प्रमाणित नहीं करते हैं, परंतु वे अन्य साक्ष्यों की सूचना की पुष्टि जरूर करते हैं। यानी कि कोई सिक्का किसी स्थान में मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि जो सिक्का जिस स्थान में मिला है वो राजा भी उसी स्थान का होगा। हो सकता है कि व्यापार के लिए कोई आया हो और वो सिक्का दिया हो। यानी कि सिक्के जो हैं उसके स्थान का पता उससे नहीं चलता है, उस पर लिखा है तो ज़रूर पता चलता है स्थान का है, लेकिन सिक्के कहाँ मिले हैं इसका कोई मैटर नहीं करता। इससे पता चल सकता है कि हाँ उससे व्यापार रहा होगा या वहीं का हो सकता है। व्यापार में प्रकाश डालते हैं। ठीक है, लेख युक्त सिक्के विशेष रूप से उपादेय हैं, जिस पर कुछ खुदाई हुई है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। दक्षिण भारत के इतिहास के निर्माण में सिक्कों से बहुत कम सहायता मिलती है। इस भूभाग के प्रारंभिक काल के इतिहास के लिए या तो सिक्कों का नितांत अभाव था, यानी सिक्के नहीं थे शुरुआती इतिहास में, अथवा वे बहुत अल्प संख्या में, यानी कि या तो फिर बहुत कम संख्या में रहे होंगे या फिर सिक्कों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया गया या फिर किया ही नहीं जाता था। अधिकांश सिक्के लेख रहित हैं, यानी कि लेख लिखे नहीं हैं। लेख युक्त सिक्कों के लेखों को पढ़ना भी प्रायः कठिन है, जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ना भी कठिन है। प्रारंभिक सिक्कों पर तिथि अंकित नहीं है, यानी जो शुरुआती सिक्के हैं उन पर जो तिथियां होती हैं, सिक्कों पर जो सन लिखा होता है वो सन नहीं लिखा हुआ है। केवल राजा का नाम या उपाधि ही प्रायः पाई जाती है, यानी कि राजा का नाम और राजा की उपाधि सिक्कों पर खुदी जाती थी, मतलब कि लिखी जाती थी। वैसे खुदाई करना ही कहते हैं उसको। दक्षिण भारत के राजवंशों में सर्वप्रथम सातवाहनों ने बड़ी संख्या में जो है जिसे पोटिन, खासकर तांबे और टिन का मिश्रण करके सिक्के बनाते थे। चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए। सिक्के केवल गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र जो है पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी ने चलवाए थे। तो ये माता का नाम है, वशिष्ठी माता हो गई, तो उनके पुत्र पुलमावी हो गए या सातकर्णी हो गए, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गए। ये राजवंश सातवाहनों में ये प्रथा चली थी कि अपनी माता का नाम आगे करके और फिर अपना नाम रखते थे। ठीक है, ये प्रथा, ये सातवाहनों की प्रथा रही है बेसिकली। तो ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। सातवाहन शासकों के सिक्कों पर अंकित चिन्हों में खास करके हाथी का चिन्ह हो गया, घोड़ा, सिंह, मानव की आकृतियाँ, धनुष बाण, 3 मेहराब वाली पहाड़ी, चैत्य तथा उज्जैनी चिन्ह, ये एक प्रकार से मिलते हैं। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की भांति सातवाहनों के सिक्का जारी करने वाले शासक के पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि सातवाहन वंश में एक ही नाम के एक से अधिक राजा हुए हैं। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गया, सातकर्णी नाम के कई सारे राजा हुए हैं। मतलब कि पुलमावी नाम के कई, मतलब कि तो सातकर्णी नाम से कई सारे राजा हुए, तो ऐसे में सिक्के कैसे चला दे। इसलिए कभी कभी उनके समीकरण में कठिनाई होती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए, जिनमें से अधिकांश पोटिन के हैं। 1906 ईस्वी में नासिक के निकट जोगलथम्बी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। 13,250 सिक्के, कुछ विद्वानों के अनुसार 13,270 सिक्के मिले। चांदी के सिक्कों की निधि में नहपान के 9,270 सिक्कों पर गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम पुनः अंकित किया गया है। इससे प्रमाणित होता है कि इस सातवाहन शासक ने नहपान को पराजित कर उसके सिक्कों को अपने नाम से चालू करवा लिया होगा। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने भी बड़े पैमाने पर सिक्के चलवाए। ये सब सातवाहन वंश के शासक हैं। यज्ञश्री सातकर्णी ने भी कुछ सिक्कों के मुख्य भाग पर 2 जो है मस्तूलों वाला जहाज और पृष्ठ भाग पर उज्जैनी चिन्ह को अंकित करवाया। ये सिक्के उसकी नौसेना और उसके राज्यकाल में होने वाले सामुद्रिक व्यापार पर प्रकाश डालते हैं। पल्लवों के सिक्कों को
ई जे रैप्सन ने दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया। पल्लवों को जो सिक्के हैं वो दो भागों में आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला भाग दूसरी तीसरी शताब्दी के तांबे के सिक्के, जिनके पृष्ठ भाग पर जहाज की आकृति जो व्यापार को दर्शाती है। ये सिक्के यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों से प्रभावित थे और ये एक प्रकार से खास करके पल्लव वंश के सिक्कों में शामिल हैं। दूसरे प्रकार के सिक्के थे अनुवर्ती काल के सोने और चांदी के सिक्के, जिन पर पल्लवों का राजकीय चिन्ह सिंह और कन्नड़ भाषा में लेख लिखा था। क्योंकि पल्लव का राजकीय चिन्ह सिंह था तो वो भी उस पर छपा था, और जो कन्नड़ भाषा में लेख होता है वो भी लिखा हुआ था। परंतु पल्लव सिक्कों की सर्वप्रमुख विशिष्टता उनके मुख्य भाग पर उत्कीर्ण बल की आकृति, बल नहीं, बैल, ठीक है, बैल की आकृति है, जो इस वंश के कई शासकों की मुद्राओं पर भी पाई जाती है। यानी पल्लव शासकों में बैल या वृषभ, यानी कि जो है वृषभ माने बैल ही होता है, उसका राजकीय चिन्ह था, तो वही एक प्रकार से वर्णित है। बैल हो गया या फिर सिंह हो गया, इस प्रकार के सिक्के मिलते हैं। ज़्यादातर सिक्कों पर बैल की आकृति है, कुछ सिक्कों पर सिंह की आकृति है। चोलों की अगर बात करें तो चोलों ने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलवाए थे। पीतल का भी प्रयोग कभी कभी मिलता है। सुख भाग की डिजाइनों के आधार पर उनके सिक्कों को दो भागों में बांटा जा सकता है। किसके? चोलों के। पहला, जिन सिक्कों का मुख्य भाग के मध्य में सिंह और उसके दोनों ओर पांड्यों और चेरों के राजकीय चिन्ह क्रमशः, खास करके एक और मत्स्य है, मतलब मछली, और दूसरी तरफ धनुष है। ये सिक्के एक प्रकार से चोलों के पहले टाइप के सिक्के हैं। चोलों के जो दूसरे टाइप के सिक्के मिले हैं उनमें अगर बात की जाए तो उन सिक्कों के मुख्य भाग में पुरुष की आकृति है, और प्रथम वर्ग के सिक्कों में चोलों का चित्र सिंह, पांड्यों और चेरों के राजकीय चिन्हों से कहीं अधिक प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया गया है। यानी कि चोलों का जो चिन्ह है वो पांड्यों और चेरों के राजकीय चिन्हों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखता है। इससे चोलों का इन राज्यों पर आधिपत्य प्रमाणित होता है। चोल शासकों में सर्वप्रथम जो है उत्तम चोल ने सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने? उत्तम चोल ने सबसे पहले चोल वंश में सोने के सिक्के चलवाए थे। राजेंद्र चोल के सिक्कों पर उसकी गंगे कोंड चोल तथा युद्धमल्ल नामक उपाधियां भी वर्णित है। राजेंद्र चोल के सिक्कों पर भी जो है उत्तम की उपाधियां वर्णित हैं। और कुलोत्तुंग प्रथम के कुछ सिक्कों पर उसे जो है कटे कोंड चोलान तथा मलयन डुंकोड चोलन के विरुद्ध माने उपाधियों से विभूषित किया गया है। माडय नामक सिक्के का नाम चोल राजा के नाम पर अथवा उपाधि के नाम साथ जोड़ दिया जाता था। यथा मतलब कि राजराज माडय, मधुरांत कमाडय, ऐसे जोड़ दिया जाता था। ठीक है। 1070 ईस्वी तक माडय तथा कासू चोलों के मानक स्वर्ण सिक्के बने रहे। कौन कौन से? माडय और कासू नाम के सिक्के जो थे वो सोने के सिक्के, ये चोल राजाओं के चलते थे। इसके बाद में पांड्य की अगर बात की तो पांड्यों ने तांबे के सबसे अधिक संख्या में सिक्के जारी किए थे। पांड्यों ने, उनके सोने और चांदी के सिक्के बहुत कम मात्रा में मिले हैं। पांड्यों के प्राचीनतम सिक्कों पर हाथी या बैल की आकृति मिलती है, किंतु बाद वाले अधिकांश सिक्कों पर उनका राजकीय चिन्ह मछली जो कि है उसको छापा गया है। चेर राज्य में 9वीं शताब्दी के पहले का कोई सिक्का नहीं मिला है। अनवर्ती राज्य मतलब काल के चेर शासकों के सिक्के मुख्यतः कोंगू देश और केरल से प्राप्त हुए हैं। इन पर उनका राजकीय चिन्ह धनुष अंकित है। राजकीय चिन्ह चेरों का क्या था? धनुष था। कल्याणी के चालुक्यों और देवगिरी के यादवों के समय में सिक्के के नाम के पहले टकसाल का शब्द भी या टकसाल का नाम भी जोड़ दिया जाता था। यानी टकसाल, यानी जहाँ टकसाल माने सिक्कों को जहाँ छापा जाता है उसको टकसाल कहते हैं, तो उसका नाम भी सिक्कों को एक प्रकार से उससे पहले छाप दिया जाता था। कहाँ से छपा है? यथा लोकी गुंड की टकसाल में निर्मित जो है गद्याण एवं पोन क्रमशः लोकी गद्याण और जो है लोकी पोन कहलाते थे। क्योंकि लोकी गुंड की टकसाल में छपे थे इसीलिए इसको लोकी जो है लोकी गद्याण कहते थे या फिर लोकी पोन कहते थे। तो जो पोन सिक्का है या जो एक प्रकार से गद्याण सिक्का है ये यहीं से छपा था, लोकी गुंड नाम की टकसाल से, इसलिए इसके नाम में उसके टकसाल का शब्द जोड़ दिया था। ये था चेरों का या कल्याणी के चालुक्यों में सिक्कों को छापने की कुछ ये विधि थी। दक्षिण भारत के कुछ शासकों ने व्यापारिक श्रेणियों को भी सिक्के जारी करने का अधिकार दे दिया था। ये सिक्के बाजारों से राजा के सिक्कों के साथ साथ प्रचलित थे। कल्याणी के चालुक्य शासक खास करके सोमेश्वर तृतीय के
1126 ईस्वी के एक अभिलेख में वार्त कल्लो की गद्याण का उल्लेख मिलता है। के.बी. रमेश के अनुसार, इतिहासकार हैं, इनके अनुसार यह सोने के सिक्के लोकी गुंडी की व्यापारिक श्रेणी के द्वारा जारी किए गए थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के चिंचनी ताम्रपत्रों में व्यवहारिक श्रेष्ठतम गम्मुक द्वारा दम्र नामक सोने के सिक्के चलाने का उल्लेख भी मिलता है। 8वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बीच के अंतराल में तमिलनाडु के विभिन्न भागों में चीनी सम्राटों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कतिपय तमिल लेखों में इन सिक्कों का उल्लेख चीन काणम के नाम से जो है जाना जाता था इन सिक्कों को। इस तरीके से सिक्कों को लेकर के ये सारी चीज़ें प्रचलित थी। तो ये यहाँ तक आपने हम लोगों ने चर्चा करा इकाई संख्या 1 की दूसरी क्लास। अब हम जो तीसरी क्लास आएगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथों के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में विस्तार से हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।